नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात आज दुनिया की, क्योंकि कल रात एग्जैक्टली ठीक 24 घंटे पहले जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो यह पहली बार था जब ईरान किसी प्रॉक्सी के जरिए, यानी किसी और के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहा था और सीधा आमने सामने की लड़ाई हो रही। ये जो तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं रिपब्लिक पे भी, सुबह से ये एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने इजराइल पर दागी। हालांकि ईरान के ही नेता प्रतिपक्ष, ईरान के नेता प्रतिपक्ष जैसे भारत के राहुल गांधी हैं, वैसे ईरान के नेता प्रतिपक्ष ने आगे आके बोला कि ईरान की मिसाइल ईरान में ही गिरी हैं, ईरान में ही गिरी हैं, इजराइल तक नहीं पहुंची। हालांकि मैं उस सब में नहीं कर रहा हूं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है ईरान की, वो होगी, वो चलती रहेगी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान किसी प्रॉक्सी के जरिए नहीं, हिजबुल्लाह के जरिए नहीं, हमास के जरिए नहीं, सीधा इजराइल से आमने सामने की लड़ाई कर रहा है। वहां दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल कह रहा है मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को इजराइल में उतरने नहीं दिया जाएगा। मैं तो हमेशा से कहता ही हूं, संयुक्त राष्ट्र है क्या, सेल्फी पॉइंट है। एक बार फिर प्रूव हो रहा। लेकिन जो जो अटकलें, जो जो बातें रूस और यूक्रेन के जंग के बीच हुई थी कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप, नाटो, अमेरिका आ गया था। यहां ईरान ने, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ सनसनीखेज करके नहीं, मिसाइल उड़ा के नहीं, मिसाइल दिखा के नहीं, समझिए ये जियोपॉलिटिक्स की बात है। ईरान ने इजराइल पे सीधा मिसाइल दागने से पहले किससे बात की? व्लादिमीर पुतिन से, यानी रूस के राष्ट्रपति से। रूस के राष्ट्रपति से बात करने के बाद अयतुल्लाह खुमैनी ने, द सुप्रीम लीडर, क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो लिबरल हैं, और अगर ईरानी मीडिया की मैं बात मानूं तो कहीं ना कहीं दो राय थी इस पे कि ईरान को सीधा अटैक करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अयतुल्लाह खुमैनी, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने वीटो किया और ईरान ने व्लादिमीर पुतिन से अप्रूवल ऑफ सॉर्ट्स लिया, ये ईरानी मीडिया कह रहा है, और उसके बाद इजराइल पे अटैक किया। तो इजराइल के पास अमेरिका है, तो ईरान के पास रूस है, रूस के पास चीन है। अब पहली बार सचमुच डर बैठ रहा है कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू नहीं कर दिया है। इजराइल से पूछो तो वो कहता है जो मेरे नागरिकों को मेरे घर में घुस के मारा, मैं उसका जवाब कैसे ना दूं। ईरान से पूछो तो वो कहता है लेबनान में आपने सैनिक छेड़ दिए, हमास के चीफ को मारा, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा, मैं कैसे चुप रहूं। वो कहता है मैं ठीक, वो कहता है मैं ठीक। एक के पास रूस है, एक के पास अमेरिका है, रूस के साथ चीन है, अमेरिका के साथ नाटो देश है। भारत कहां है? भारत आज की तारीख में रूस और ईरान को मिला के 70% से ज्यादा तेल रूस और ईरान से आता है भारत का। और सिर्फ भारत नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया व्यूअर्स, द नेटो कंट्रीज, एवरीवन इन द वर्ल्ड, हर एक देश, छोटा या बड़ा, इससे असर आएगा उस देश की अर्थव्यवस्था पे, और भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए यह आपके लिए और हमारे लिए भी इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। यह सिर्फ टीवी खोल के देखने वाली बात नहीं है कि देखो मिसाइल गिर रही है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया, लोग इसे महाभारत और रामायण जो बनी थी, जो हम दूरदर्शन में देखते थे, उससे कंपेयर कर रहे थे कि देखो यहां से बाण चला, वहां से बाण चला। वो जो अर्जुन चलाते थे, वो जो उसमें कि वहां से आग वाले बम चल रहे, ये सब ये रियलिटी है। और ये कब एक बम ये विश्व युद्ध 3 में बदल जाएगा पता नहीं, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है।
देश के नेताओं को भी और उन लोगों को भी जो कि अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं, उनको भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि ईरान, मैं नहीं मानता ये कि ईरान ने विदाउट अ न्यूक्लियर पावर, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। ईरान हैज टू बी अ न्यूक्लियर पावर कि उसके अंदर इतना दमखम आ गया कि उसने इजराइल के ऊपर सीधा फेस टू फेस, विदाउट एनी प्रॉक्सी, बिना प्रॉक्सी के, मतलब बिना हमास, बिना लेबनान, बिना हौती, सीधा आर पार की लड़ाई लड़ रहा है वो इजराइल से। उसको पता है कि इजराइल के पास अमेरिका है और अमेरिका के पास, ध्यान से सुनिएगा, जॉर्डन में 2 बेस हैं, 3000 सैनिक हैं, सऊदी अरेबिया में 5 बेस हैं, 3000 सैनिक हैं, बहरीन में 3 बेस हैं, 7000 सैनिक हैं, कतर में 1 बेस है, 13000 सैनिक हैं, संयुक्त अरब अमीरात में 3 बेस हैं, 5000 सैनिक हैं, ओमान में 6 बेस हैं, 600 सैनिक हैं, 40000 सैनिक हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के। क्या आप समझ रहे हैं ईरान बावला हो उठा है? नहीं, ईरान को एग्जैक्टली पता है वो क्या कर रहा है। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति ने गेव अ पब्लिक स्टेटमेंट, उन्होंने जनता के सामने आके, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज जा रहा है कि वी हैव रशिया विद अस। अगर इजराइल खुलेआम कह रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम कह रहे हैं, तो वहां ईरान कह रहा है मेरे साथ रूस है और रूस के साथ चीन खड़ा है। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री पावर, चाइना एक मिलिट्री पावर, सैन्य ताकत नहीं है, लेकिन एक बड़ी, बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। आज चीन के पास वो ताकत है कि वो अमेरिका को भी इकोनॉमिकली क्रम्बल कर सकता है, और ये बात अमेरिका जानता है। इसीलिए जब कुछ फॉरेन एक्सपर्ट से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वॉर, इस पे एक लॉन्ग टेबल होगी। लॉन्ग टेबल यानी बैठ के बातचीत होगी। अब अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत होगी, और उससे यूक्रेन पे क्या असर पड़ेगा वो आप समझिए। वो कह रहे हैं ईरान ने अटैक किया, इजराइल एक बार तो करेगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि बातचीत रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच में होगी। इस बीच अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन कितने एक्टिव हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कमाला हैरिस जो उनकी उपराष्ट्रपति हैं, वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर हैं और वो विश्व पीस कर सकती हैं। शी कैन क्रिएट वर्ल्ड पीस। और ये इंटरनल पॉलिटिक्स हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर असर डालती है। ये बात भारत में भी हमने देखी है। इस समय भारत कहां है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होता है। भारत ईरान से भी क्लोज है, भारत इजराइल से भी क्लोज है। हमारे लिए दोनों जरूरी हैं, इजराइल भी ईरान भी। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस। इजराइल के साथ अमेरिका, ईरान के साथ रूस, भारत दोनों के साथ है। भारत का ये स्टेटेड स्टेटमेंट है कि ये बुद्ध का दौर है, युद्ध का नहीं। लेकिन मान कौन रहा? अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध से जो महंगाई आई थी, जो तेल की कीमतों में बढ़ावट आई थी, वो ही नहीं संभली थी कि अब ईरान और इजराइल, मैं आपको कह रहा हूं, इट्स जस्ट नॉट अ मिडिल ईस्ट से बहुत दूर है, फिजिकली बहुत दूर है। आप टीवी पे देख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा ये कब हमारे बैकयार्ड में आ जाएगा, आपको और हमको समझ नहीं आएगा। इसका असर पेट्रोल प्राइसेस से हमारी रोजमर्रा की चीजों पे ऐसा पड़ेगा कि आप और हमें सबको झेलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को फॉर दैट मैटर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी सरकारों को तय करने दीजिए, धर्मगुरुओं को नहीं। जब नेपाल में जो एक हिंदू राष्ट्र है, जब वहां के पूरे राजघराने को उन्हीं के अपने आदमी ने मार दिया था, तो क्या भारत के पंडित खड़े हो गए थे कि नहीं हिंदू राष्ट्र बचाओ, नहीं हिंदू राष्ट्र बचाओ? नहीं, भारत हैड अ फॉरेन पॉलिसी। हमें पता था क्या हो रहा है, कितनी पिक्चरें बन गई, कितनी किताबें लिख दी गई कि घर का भेदी लंका ढाए। नेपाल में जो किया वो उनके अपनों ने किया, कोई माने या ना माने। हजारों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई, हजारों आ गई, लेकिन क्या भारत के पंडित उठ के खड़े हुए कि नहीं हिंदू राष्ट्र है, इकलौता हिंदू राष्ट्र है, बचाओ हिंदू? नहीं ना, फॉरेन पॉलिसी है, सरकारें तय करती हैं। और भारत का ईरान से भी चाबहार पोर्ट,
पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। भारत का चाबहार पोर्ट सिर्फ ईरान की वजह से। भारत को इजराइल कितना जरूरी है हमको पता है, ईरान कितना जरूरी है सरकारों को पता है। तो लेट द गवर्नमेंट हैंडल, सरकारों को तय करने दीजिए, भारत की सरकार को तय करने दीजिए कि भारत के लिए क्या बेहतर है। हमने देखा रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हमने ऐसा रास्ता लिया जिससे भारत को फायदा हो। यह अमेरिका या यूरोप के फायदे की चीजें नहीं होंगी। यहां हमने रूस से सस्ता पेट्रोल लिया ना, हाई सीज से सस्ता क्रूड ऑयल लिया ना, हाई सीज से लिया, क्योंकि वो आपके और हमारे लिए बेहतर था। लेकिन जैसे ही बात ईरान की आती है, हमारे यहां नेता खड़े हो जाते हैं। हमारे यहां मौलाना कल्बे जवाद साहब खड़े हो गए ईरान की डिफेंस। आप आइए, आप बात समझिए, सरकार को मत डिक्टेट करिए। भारत सरकार को क्यों आप डिक्टेट कर रहे हैं? आप धर्मगुरु हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आपके हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। देखा देखे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? सलमान खुर्शीद टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस के। मौलाना यासूब अब्बास माफ कीजिएगा, मौलाना यासूब अब्बास साहब महासचिव में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। ईरान ने जो किया वो बहादुरी का काम है। देखिए साहब, इजराइल को भी समझना होगा जो उस पर हुआ वो आतंकी घटना थी, लेकिन अब इज इजराइल गोइंग टू फार? इजराइल, क्या बेनियामिन नेतन्याहू इज ही बाइटिंग एज मच एज ही कैन चू? यहां भी लड़ाई, वहां भी लड़ाई। वहां ईरान को समझना होगा आप पहली बार आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के दम पे। रूस खुद यूक्रेन से नहीं निपट पा रहा है, आपकी क्या मदद करेगा? मैंने आपको सिर्फ गिनवाया। आप देखिए अमेरिका किसके साथ है, अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ। अमेरिका की बेस जॉर्डन में है, जॉर्डन के किंग डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं। अमेरिका की 5 बेस सऊदी अरब में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 3 बेस बहरीन में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 1 बेस कतर में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 3 बेस संयुक्त अरब अमीरात में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। अमेरिका की 6 बेस ओमान में है। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। फिर भी ये सारे देश बोलते हैं हम ईरान के साथ हैं। हिपोक्रेसी देखिए, डुअल स्टैंडर्ड्स देखिए। उनको पता है उनके लिए क्या बेहतर है। वहां कोई धर्म वर्म वो लोग नहीं देख रहे हैं। अगर जॉर्डन के किंग, जो कि कहा जाता है कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है, आप समझिए, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मैंने आपको दिखाया 2, 5, 7, 3, 10, 1, 11, 13 और 6, 17 बेसिस, 17 अमेरिकी बेसिस इन मुस्लिम देशों में। अमेरिका की और अमेरिका किसके साथ है? ईरान के साथ तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारे देश फिंगर ऑन द लिप्स, जो हो रहा है होने दो, हमारे लिए ठीक है। तो हमारे यहां कह रहा मैं फुल पैनल, मुफ्ती शमूम काजमी साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, हाफिज गुलाम सरवर, मौलाना साजिद रशीदी, मुमताज आलम रिजवी और रंगरेज साहब, क्यों हमारे यहां आप सरकारों को यह तय नहीं करने देना चाहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो? मैंने आपको बस गिनवाया, रशीदी जी सिर्फ गिनवाया। मी एंड रशीदी जी प्लीज पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रशीदी जी प्लीज बताइए, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इसमें से कोई भी, रशीदी जी, ऐसा देश नहीं है जो कि इजराइल के साथ हो। लेकिन हर एक देश में 3 से ज्यादा आर्मी की बेसिस अमेरिका की हैं और अमेरिका खुल के इजराइल के साथ है। रशीदी जी, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहा हूं जी। आपको समझना पड़ेगा। अरे मैं तो समझ रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा भाई। क्या समझना है रशीदी जी? ऐश्वर्या कपूर भाई, जी आपको बताइए। समझना पड़ेगा। जी दादा बताइए। और क्या सुनिए, हाँ सुनिए क्या समझना पड़ेगा। हाँ। सुनिए क्या समझना पड़ेगा कि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्द है। अच्छा, अमेरिका की वजह से यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं। अमेरिका की वजह से इजराइल और जॉर्डन नहीं समझ पाया, सऊदी अरब नहीं समझ पाया, से ही ईरान और बहरीन नहीं समझ पाया, कतर नहीं समझ पाया, संयुक्त अरब अमीरात नहीं समझ पाया, ओमान नहीं समझ पाया। सब समझे हुए हैं। और तब भी 3000 सैनिक जॉर्डन में हैं, 3000 सैनिक संयुक्त अरब अमीरात में हैं। बताओगे आप इस बात को?
आपने अपने इंट्रो में ये बात 3 मरतबा बता दी। इसलिए 3 नहीं 30 मरतबा बतानी चाहिए। अगर रशीदी अमेरिका जी के इतने बेसिस हैं, सरकारों ने नहीं समझिए। जॉर्डन के किंग कौन है आप जानते हैं मेरे से बेहतर। 15 मिनट तो बोले हो। अरे तो और बोलूंगा भाई, मेरा शो है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिए आप। बोले हो आप फिर भी सरकारों को मत डिक्टेट कीजिए कि क्या करें। मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए कि उनके देश की सरकारें क्या कर रही हैं, वो उनके सोशल एक्टिविस्ट और क्लेरिक्स हमें क्यों बोलने के लिए या रिलीजियस लीडर्स तय नहीं करते, सरकारें तय करती हैं। जी बोलिए, मेरे को हटाइए, और लोगों को लाइए। बोलिए रशीद जी। जी रशीद जी बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बोल लिया। हाँ। तो अब तो कम से कम हमें बोल। अरे 18 मिनट बोला है, कम मत कीजिए। हाँ, और एक ही बात को आपने 3 बार रिपीट किया। हाँ। और सुनिए, मुसलमान जो है अमेरिका से नहीं डरता, अपने अल्लाह से डरता है। ये किसने कहा अमेरिका से डरते हैं? आप ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? अल्लाह के सामने नहीं, आप ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों? देखिए, सबके आराध्य सर्वोपरि हैं। मैंने किसी से डरने की बात नहीं की। नहीं, आप गलत तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप सुनिए मेरी बात। मैंने डरने की बात ही नहीं की। मैंने कहा जॉर्डन ने 3000 सैनिकों को और 2 मिलिट्री बेस वहां दिए हैं। आप जानबूझ के मिसलीड करते हैं लोगों को, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। मिसलीड मत कीजिए। आपने मुझे एक बात बताई थी। अच्छा, किसको पता नहीं है? तो फिर सुनो तो फिर डरने की बात कहां से आ गई? आप मुझे बताइए, क्या आप अमेरिका को जॉर्डन के राजा से ज्यादा समझते हैं? जॉर्डन के राजा का क्या रिलीजियस महत्व आपसे ज्यादा है क्या? नहीं ना, नहीं ना। जॉर्डन के किंग को डायरेक्ट डिसेंडेंट कहा जाता है। सरवर जी को भी लाइए। धन्यवाद आप दोनों का। मैं आ रहा हूं आपके पास भी। आप मेरे को बताइए, काजमी साहब आ रहा हूं। आप बताना क्या चाहते हो? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डर की बात मत करो। हर सरकार के बोल लो, फिर हम नहीं बोल रहे। मैं ही बोल, हाँ प्लीज। चलो, हम नहीं बोल रहे, आप ही बोलो आज। नहीं, मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को आपको बताना है रशीदी जी कि जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान कोई डरा नहीं है अमेरिका से। सब दोस्त हैं अमेरिका के और इनडायरेक्टली इजराइल के। नहीं तो कोई 3000, कोई 6000 और कतर तो 13000 सैनिक अमेरिकी रखने की जगह दी हुई है। डर के मारे नहीं, क्योंकि दोस्त हैं। कहने के लिए ईरान मुंह पे और पीछे से वाया अमेरिका टू इजराइल। और ये रियलिटी है, ये पता होना चाहिए। बता रहे हो आप यहां बैठ के मत बोलिए कि कोई अमेरिका से डरता है। आपके आराध्य, मेरे आराध्य, सबके आराध्य सर्वोपरि हैं। इसमें भगवान और अल्लाह को प्लीज मत लाइए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जी बोलिए। नहीं, हम अनपढ़ हैं क्या? हमें पता नहीं है क्या? मैं आपको याद दिला रहा हूं। हमें पता नहीं, हम अनपढ़ हैं क्या? मैंने तो नहीं कहा। हमें 4 बार बताया आपने 4 बार। जरूरत पड़ेगी सर 40 बार भी बताऊंगा। कितने बेस हैं, कितने सैनिक हैं अमेरिका के, तो बता लो, यही बता लो। फिर हमें क्यों? तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि डरते हैं आप? 1 सेकंड बोलने नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप जानबूझ के डर मत फैलाइए। थोड़ी होता है। किसने कहा कि आप अमेरिका से डरते हैं? आप कह रहे हैं मुसलमान अमेरिका से नहीं डरता। आपको पता है अमेरिका में कितना मुसलमान है आज की तारीख में? कौन कह रहा है डर? अरे भाई, कौन डर की बात कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं देशों के डुअल स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो यहां बैठ के गलत, कौन डर रहा है? डर नहीं है, साथ है अमेरिका के। जॉर्डन अमेरिका के साथ है, सऊदी अरेबिया अमेरिका यूएस के साथ है, बहरीन अमेरिका के साथ है, कतर अमेरिका के साथ है, यूएई अमेरिका के साथ है, ओमान अमेरिका के साथ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रशीदी जी, गलत जानकारी नहीं देते हैं। आप वरिष्ठ आदमी हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, हजारों लाखों लोग। आपको सही जानकारी देनी चाहिए सर। जी बोलिए। अब मैं चुप हूं 45 सेकंड। आपको आज हमें बोलने देना है कि नहीं देना है? तय कर लिया कि बोलने नहीं देना है? आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं यार, हद हो गया। आज तो कमाल हो गया बिल्कुल। ऐसा तो कभी नहीं करते आप। अगर आप ही को सिर्फ तकरीर करनी है तो फिर तो दूसरों को मत बुलाइए ना, आप ही कीजिए, बताइए, डराइए लोगों को खूब। अगेन डर? ये आपके पास देश में, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हर आदमी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, किसी भी देश का रहने वाला है, हर आदमी पूरी दुनिया के हालात पे नजर रखे हुए है। हर आदमी को पता है देश, सब जगह किसे कहां क्या हो रहा है। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है आज के वक्त में। और आप बार बार कहते हैं कि धर्म गुरु क्यों बताएंगे फॉरेन पॉलिसी क्या है? एब्सोल्युटली, क्यों बताएंगे? मुझे बताइए, धर्मगुरु धर्म बताएंगे। बताइए, मैं खुल से बात कर रहा हूं आपके। जी बोलिए। नहीं सुनो, मैं खुल के बात कर रहा हूं आपसे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि हम इजराइल को मदद कर रहे हैं और फलस्तीन को भी मदद कर रहे हैं। फलस्तीन को वोट करते हैं यूएनओ में और इजराइल को भरपूर मदद कर रहे हैं। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी है।
अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो यहाँ डंका लेके खड़े हो जाते हो आप टीवी वाले सारे कि वहाँ हिंदुओं के साथ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। अगर आज मुसलमानों ने हिजबुल्लाह या हमास के साथ में जो कुछ इजराइल कर रहा है, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द जो कुछ कर रहा है, अगर लोगों को शहीद कर रहा है, बड़े नेताओं को शहीद कर रहा है, तो अगर यहाँ मुसलमान खड़े होकर उसका प्रोटेस्ट एहतियाज कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है दर्द आपको? कल बांग्लादेश के मामले पे हम आपके साथ थे, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए थे कि हाँ बांग्लादेश में गलत हो रहा है। था तो आज आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए कि जब हिजबुल्लाह हमास वालों के आतंकियों ने आज हमारे साथ इजराइल के अंदर घुस के बच्चों को, हानिया को शहीद किया तो बच्चों को भैया वो टेररिस्ट था, किया तो गलत किया। हमास और हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या? देखिए आप, देखिए आपके जो पर्सनल व्यूज है ना, वो आपके पर्सनल व्यूज हैं। आप सरकार को क्यों तय कराते हैं? आप सरकार को क्यों बताने लगते हैं? सरकार को बताना बंद कीजिए। ग्रुप मानता है? हाँ जी, यूएनओ उसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है? नहीं आप उसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है? किसको? एक सेकंड रिजवी, क्या यूएनओ उसको टेररिस्ट ग्रुप मानता है? आप यूएन को क्या मानते हैं? वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को भाई, मैं यूएन को सेल्फी पॉइंट मानता हूं। हमारा देश अगर संयुक्त राष्ट्र किसी काबिल होता, हमारा देश उसको अगर संयुक्त राष्ट्र किसी काबिल होता तो ये सिचुएशन नहीं आई होती। हमारा देश, रशीदी जी, नाउ काम डाउन। सरवर जी सुनो, रशीदी जी आप भी सुनिए, सुनने की आप भी सुनिए, क्या हिम्मत नहीं है? हमारा देश, आप भी सुनिए। आतंकवादी इधर हो चाहे उधर हो, आतंकवादी होता है, उसको धर्म से मत जोड़िए। मैं हमेशा कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आप ढूंढते हैं आतंकवाद का धर्म। ओनली मी एंड रशीदी जी वन एक्सट्रा फैलाना चाहते हैं देश में। आप क्या करना चाहते हैं देश में? गलत बातें मत कीजिए। क्या अमेरिका के खिलाफ कहते हैं? है दम आप में? मोदी जी से है दम? अरे मोदी जी को छोड़िए, अपनी बात कर लीजिए कभी। है आप में दम तो बोलिए। जॉर्डन के राजा ने, और कौन है जॉर्डन के राजा? सरवर जी, रिजवी जी, ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। प्रोटेस्ट करेंगे, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। जॉर्डन के राजा ने 3000 अमेरिकी सैनिकों को जॉर्डन में रखा है। सऊदी अरब ने 3000 अमेरिकी सैनिकों को 5 अमेरिकी बेस में रखा, अभी भी रखा हुआ है। बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। क्या बोल रहे हैं रशीद? आप अमेरिका में खड़े हो क्या? अमेरिका से ना कोई डरता है ना डरना चाहिए। इसमें मुसलमान मत कीजिए आप, इसमें आतंकवाद और सही करिए। थैंक यू। कैन आई हैव अदर स्पीकर्स नाउ? सरवर साहब एंड देन काज़मी जी, रिजवी जी, आ रहा हूं। आराम से बात करने के लिए मेरा मूड था। रशीदी जी नाउ प्लीज, थैंक यू। सरवर साहब देखिए, आतंकवाद होता है, जो इजराइल के साथ हुआ वो भी आतंकवाद था, और अगर इजराइल अब अगर लाइन पार कर रहा है तो वो भी गलत है। मैंने कहा ईरान भारत की मदद करता है, चाबहार पोर्ट सिर्फ ईरान की वजह से है। रूस और ईरान मिला के भारत को 70% क्रूड ऑयल देते हैं आज की तारीख में। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम इजराइल के साथ भी ओके हैं और ईरान के साथ भी, हम अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और रूस के साथ भी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये धर्मगुरु ना बताए ना भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत की है, पर्सनल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी तो देश की होती है। सरवर साहब। ऐश्वर्या जी, बहुत ही बेहतरीन आपने मुद्दा उठाया है, और ये मांग बहुत दिनों से हम लोग भी कर रहे हैं कि कोई भी धर्म गुरु हो, भारत सरकार जिस तरह से सरकार चला रही है उसके सारे पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, किस देश से हमको कैसा संबंध रखना है, उसके लिए मंत्रिमंडल है और फॉरेन एक्सपर्ट सब बैठे रहते हैं। वो तय करते हैं कि देश हित में बेहतर क्या होगा। ये नो डाउट कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ दिया। ईरान एक मित्र देश है भारत का, और ये जो जंग है, इस जंग में भारत के पास 2 ऑप्शन हैं जो दिख भी रहे हैं और मोदी जी दिखा भी रहे हैं। एक ये कि या तो विश्व गुरु बनने का अवसर है कि वो मध्यस्थता कर सके, दोनों को मिला दें, जंग को रोक दें, अन्यथा जो पॉलिसी हमारी रही है कि हम तटस्थ रहेंगे तो तटस्थ है, अब तक तो वही है। फ़लस्तीन को भी मदद पहुंचाया भारत सरकार ने, इजराइल से भी संबंध है और संबंध होने चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। भारत की अपनी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति कहाँ कहाँ से कैसे हो सकती है वो सरकार को तय करना, हमें नहीं करना। लेकिन एक बात यह है कि जो कुछ सरकार तय करती है उसमें केवल मुस्लिम धर्मगुरु का इंटरफेयर नहीं है सर,
उसमें दूसरे धर्म ग्रुप का भी इंटरफेयर है और आप लोगों का भी इंटरफेयर है। जैसे हिजबुल्लाह या हमास को भारत सरकार ने टेररिस्ट नहीं घोषित किया, लेकिन लगातार मीडिया उसको टेररिस्ट कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। तो ये तो सरकार के पॉलिसी के खिलाफ हो गया ना बात। जब हमारी सरकार ने बोला ही नहीं तो हम क्यों बोले? एक बात तो ये भी है ना। दूसरी बात है कि हमारी सरकार फिलिस्तीन, स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में है, शुरू से भारत के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। तो ये युद्ध चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसके जड़ में फिलिस्तीन की स्वतंत्रता है। 6 डेज वार से लेकर आज तक फिलिस्तीन की ज़मीन जो पार्टीशन के बाद थी वही मुद्दा है, सेम जैसे पीओके पर हमारा दावा है। और पाकिस्तान जिस तरह से हमारे आंतरिक मामलों में टांग अड़ाता है प्रॉक्सी के ज़रिए, तो हम उसका विरोध करते हैं। इसी तरह से इसराइल को भी फिलिस्तीन के मामले में टांग अड़ाने के बजाय फिलिस्तीन को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, आपने उसको डिस्टर्ब किया तो अब आपको डिस्टर्ब होना होगा। रही बात अमेरिका की, अमेरिका की भी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। वो सऊदिया से भी दोस्ती रखना चाहता है, ईरान से भी रखना चाहता है और वो हैंडल भी करता। सऊदी अरब की भी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। वो विश्व समुदाय को बताता है कि हम जो है बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ेंगे तो फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे वो, लेकिन वो इंटरनल इसराइल के साथ है। इसराइल के खिलाफ कोई काम वो नहीं कर सकता, ना वहाँ की जनता बोल सकती है। ये सारी सरकारें दुनिया में हैं, वो अपने पॉलिसी पर चल रही हैं और चलनी चाहिए। हाँ, आवाम को जब मास स्केल पर, बड़े लेवल पर कोई मसला होता है तब आवाम अपनी राय सरकार को देती है कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, देश हित में ऐसा बेहतर होगा। फिलहाल ये जो कल्बे जब्बाद साहब का नाम आपने लिया या दूसरे शिया आलिमों का, इन्होंने सरकार से विनती की है, कोई प्रेशर नहीं बनाया। और विनती करने का अधिकार तो नागरिक होने के नाते सबको है। हम भी कुछ विनती कर सकते हैं सरकार से कि ऐसा नहीं है, ऐसा कीजिए, लेकिन प्रेशर हम नहीं बना रहे हैं। हम सरकार स्वतंत्र है, सरकार जो फैसले लेगी मुझे पता है देश हित में वो फैसला होगा, ठीक है। और सरकार की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। धर्म गुरुओं को धर्म का पाठ ही पढ़ाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, धर्म गुरुओं को धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। रशीदी जी समझते नहीं। फैज साहब एंड रिजवी जी, रंगरेज जी, काजमी जी आ रहा हूँ। फैज साहब जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। फैज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐश्वर्य भाई 120 सेकंड मुझे नॉन स्टॉप चाहिए, बस आपसे सनम्र निवेदन है। मैंने अब तक के जितने भी प्रेजेंटेशन सुने, आपने बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया है, बेस्ट एंकर। आपने मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास नहीं किया। जो ग्राउंड रियलिटी है आपने वो कहा। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है यदि युद्ध की स्थिति बनती है और भारत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होता है तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी, इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी, यहाँ तक पानी की क्या स्थिति हो जाएगी, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। हमें ये सब पता है। अल्लाह ना करे कभी इस विश्व में विश्व युद्ध हो। आपने बार बार समझाने का प्रयास किया, ये बहुत अप्रिशिएबल है, बहुत तारीफ के काबिल है। और दो चीज़ें यहाँ पर लोगों को समझनी चाहिए कि इजराइल, फिलिस्तीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान ये संप्रभु देश हैं। इनकी संप्रभुता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है। लेकिन लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हमास या हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो कि एक पार्टी चल रही है जहां महिला पुरुष बच्चे सब हैं, वहां पर पैराशूट से कूदकर ये लोग हमला करके सैकड़ों लोगों को मार देते हैं। ऐसे लोगों की तुलना बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं से करना बिल्कुल सही नहीं है। रशीदी जी को कोई आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई हो रही है तो उसको अपने धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हम लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन पर कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान की संप्रभुता को कुछ नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान उसको खुद से जोड़कर देखता है, इस्लाम से जोड़कर देखता है, तो ये गलती मुसलमानों की है या पाकिस्तान की है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आपको साथ देना चाहिए। मेरा ये निवेदन है भारत के मुसलमानों से, आपको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने कितने अच्छे देश में आपको पैदा किया है।
अरे वहां इजराइल क्या कर रहा है, फिलिस्तीन क्या कर रहा है, वहां भारत के कूटनीतिज्ञों को इसका फैसला करने दीजिए। यहां जुलूस रैलियां मत निकालिए। यहां पर हिजबुल्लाह के लिए और ईरान के लिए और दूसरे फिलिस्तीन या इजराइल किसी के लिए भी अपनी छातियां मत पीटो भाई, रैलियां मत करो। भारत को बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, आपको इस बात को समझो। तमाम फिरके हिंदुस्तान के यहाँ पर मुसलमानों के यहाँ पर सुरक्षित है, तो आप इस बात को समझिए। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे देश की सरकार ने जाकिर नायक को आतंकवादी और भगोड़ा घोषित किया है, तो क्या आप सरकार के साथ हैं? यहां बैठे कुछ प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा, क्या आप जाकिर नायक को आतंकवादी कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे? नहीं, उसके बचाव में ये आ जाते हैं, लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा फिर से ऐश्वर्य भाई, मैं सहमत हूं कि धर्म गुरु धर्म चलाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च पैकोडा चलाएंगे, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हमारे डिप्लोमेट जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे। ओके फैसला नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, कतर, जिसका काम उसी को साझे। ओमान में यदि यूएसए का बेस है, वहां के मुसलमान कुछ नहीं कह रहे हैं, ये हमें यहाँ भी के पता मुसलमान क्यों कह रहे हैं? साहब रशीदी जी, अमेरिका किसका है किसका नहीं है, रिजवी साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। मैंने आपको सिर्फ ये देश गिना है, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, 8वीं बार बोल रहा हूं रशीदी जी आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि आप नोट कर रहे हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सब बोलते हैं कि अरे इजराइल गलत है, इजराइल गलत है। इजराइल के साथ अमेरिका है, अमेरिका का टोटल देख लो कितने बेस है और कितने हजार लाख सैनिक है। देखिए ऐसा है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सारे लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और यही वजह है कि 12 महीने हो गए, 50,000 के करीब गज़ा में लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 17 से 18,000 मासूम बच्चे हैं। गज़ा में 24 लाख की आबादी ऐश्वर्या जी है, और उनमें से तकरीबन 22-23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। यही इजराइल है जिसने हॉस्पिटल उड़ा दिए, स्कूल उड़ा दिया, यूनिवर्सिटीज़ उड़ा दिए, और वहाँ पे खाना पानी जाने पे पाबंदी आयद कर दी, और जहाँ लोग शेल्टर लिए हुए थे वहाँ पर इजराइल ने अटैक किया, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। 4 मरतबा यूएनओ में बाकायदा प्रस्ताव पेश किया गया कि जंग को रोका जाए, लेकिन अमेरिका जो है वीटो कर देता है। जंग जो है वो जारी रखी जाती है, और ये जंग नहीं है। मैं कहता हूं कि जंग अगर है तो जो जंगी कवानीन है उसको फॉलो करके किया जाए, लेकिन इजराइल ने सारी चीज़ों को ताक पे रख दिया। अभी ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल कहा कि अगर यूएनओ में वाकई कुछ होता तो इस जंग को रोक पाता, मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन यूएनओ को कौन चला रहा है? यूएनओ को कौन चला रहा है आप बताइए? अमेरिका चला रहा है। और आज जो ये जंग बढ़ी हुई है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में आया, हुकूमत में आया, तो मैं 1 हफ्ते में इस जंग को रोक दूंगा। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जंग अमेरिका चला रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जंग असल में टोटल जो है वो असलहे की है, जो इनकी तिजारत है, जो हमेशा से रहा है। नहीं रहा है। तो सवाल ये है ऐश्वर्या भाई, सवाल नहीं, सवाल ये कि तो हमें बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, पर हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। नहीं, आप आज रोक नहीं सकते। आप ये बात समझिए। आपको लगता है कि भारत के कहने से, आप प्रैक्टिकल बात कीजिएगा, इसमें मोदी और राहुल गांधी को मत लाइएगा। यहाँ जितना भी पैनल है, सारे पैनलिस्ट को लाओ एक साथ जाओ। एक भी मुझे बता दे कि वो ये कहते हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं कि एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको नहीं मैं उतरने दूंगा, वो इस मोड में चले गए हैं। मैंने ये कहा कि इजराइल को भी समझना पड़ेगा कि वो इतना ना बाइट करे कि वो चबा ना सके। ऐश्वर्या जी, he shouldn't bite that much that he can't chew। सबसे नहीं लड़ सकते वो। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान इस वक्त इतना ताकतवर है कि अगर सिर्फ अपनी दोस्ती इजराइल से खत्म कर ले, अभी अगर मोदी जी कह दें कि अगर जंग नहीं रोकी नेतन्याहू जी, तो मैं अभी आपके साथ दोस्ती खत्म कर लूंगा। अगर दूसरे दिन इजराइल से बोले, ईरान से नहीं बोले। नहीं, इजराइल ने कल जो मारे, नहीं क्यों मारा? आप ये बताइए, इस्माइल हानिया तेहरान में है, क्या जरूरत थी वहां अटैक करने की? और जिस तरीके से पेजर का मामला भी सामने आया है, पेजर अटैक करवाया, वॉकी टॉकी अटैक कराया, सोलर जो सिस्टम है उस पर अटैक कराया, ये कौन है? और वही पेजर इस्तेमाल जो है इब्राहिम रईसी जो ईरानी सदर है, अभी उसकी जांच हो रही है। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वहां पे हेलीकॉप्टर में, अब ये मुद्दा जो है वहां उठा ईरान के संसद में कि पेजर इस्तेमाल करते थे इब्राहिम रईसी जो ईरानी सदर है।
आप बताइए उसकी जांच चल रही है। और उसी के तहत अब ये कहा जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है, तो अगर ईरानी सदर को भी घुस करके इजराइल मारता है तो उसको जवाब न दिया जाए। और इसके बावजूद आप ईरान को देखिए, ईरान ने जो है बच्चों पे अटैक नहीं किया, ईरान ने मोसाद जो जड़ है पूरे आतंकवाद की पूरी दुनिया में, उसके जो उसका जो हेडक्वार्टर है वहां पे अटैक किया है। इसके अलावा आपको लगता है बिल्कुल मतलब पूरी तरह मतलब इजराइल गलत है, इजराइल के घर में घुस के क्या किया जाए? काज़मी साहब, इजराइल के घर में घुस के नहीं, तो आप मुझे बताइए, इजराइल के घर में घुस के बच्चे अपना गाना सुन रहे थे, नाच गाना चल रहा था, वो मारने वाले कौन थे? आतंकवादी नहीं थे। आज बताइए 75 साल से मैं आपसे पूछ रहा हूं 1880 में, अरे मैं वही बता रहा हूं, मैं किसी के घर में घुस के मारोगे? मैं स्ट्रीम नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। इजराइल का घर ही नहीं है। अच्छा, इजराइल का घर नहीं है, ये तो अमेरिकी बेस इजराइल है ही नहीं, ये अमेरिकी बेस है। अच्छा, मतलब ये इजराइल मुल्क नहीं है, इजराइल मुल्क नहीं। अच्छा, 1880 में, अरे एक मिनट, 1880 में इनकी आबादी जो है 4% थी। पूरी दुनिया से 1880 ये यहूदी भगाए गए, पूरी दुनिया से। जब जर्मनी में हिटलर ने काटना शुरू किया तो किसने पनाह दी थी? ऐश्वर्या जी, इसी फिलिस्तीन ने, और पूरे फिलिस्तीन को हड़प लिया। ये क्या दुनिया से 1992 तक, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, बोलिए 1992 तक हिंदुस्तान में इजराइल, मैं आपका व्यू पॉइंट खुल के जाने देना चाहता हूं जनता, मैं वही कह रहा हूं, 1992 तक इजराइल की आ रहा हूं काज़मी साहब, हिंदुस्तान में नहीं थी। और जब से एम्बेसी आई है, रंगरेज जी आ रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा, आप देखें कि हिंदुस्तान, लास्ट तो आप पूरा टाइम दूंगा, प्रॉमिस। हिंदुस्तान में धमाके होने लगे, हिंदुस्तान में आतंकवाद आ गया। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी यही है। आप देखो ये अटैक आज पेजर वॉकी-टॉकी, यू आर अमेजिंग काज़मी साहब, आप देखिए, काज़मी साहब, ओके, आई गिव यू एडिक्वेट टाइम। काज़मी साहब जी, काज़मी साहब जी, हमारा भारत और हम भारतीय लोग हमेशा से विश्व शांति और शांति के लिए जाने जाते हैं। और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे विश्व को शांति का जो संदेश दिया और बड़ी बड़ी ताकतों से कहा कि भाई जंग से मसाइल हल नहीं होंगे। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी बात कर रहे हैं, और आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है जो मुस्लिम ममालिक हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारा भारत लेके चलता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने हमेशा जो है, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो या ईरान का या अन्य देशों का मसला हो, हमेशा से एक पॉजिटिव रुख इख्तियार किया है। हम भारतीयों की अपनी ये सोच होनी चाहिए कि पूरे धर्म को अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम सबसे ऊपर नजर आएगा, और उसे हमारी भारतीय सभ्यता पूरे विश्व के अंदर पहुंचा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस लायक हुए हैं कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। अरे आप अपने आपसी मतभेद खत्म करो और भारत को मजबूत करो। आप भारतीय प्रधानमंत्री की भावनाओं का आदर करिए। आप लोग तो इसी में लगे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। अरे भाई, आप ये देखिएगा कि जिस तरह से आज देश इन 10 सालों के अंदर मजबूत हुआ है, पिछले 60 सालों के अंदर कोई हैसियत नहीं थी। मैं आज महसूस करता हूं कि तमाम जितना विश्व है वो एक ही परिवार है, और क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो या हिंदूज हो, हम तो एक ही परिवार हैं। आज इंसानियत का कत्ल आम हो रहा है, चाहे वो ईरान हमला करे या इजराइल वहां बच्चों के ऊपर हमला करे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारत को मजबूत करिए, आप भारतीयता को मजबूत करती है। मुझे रंगरेज जी, ओके ठीक है, रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, खत्म किया। रंगरेज जी, रशीदी जी ऑन है राइट नाउ। रंगरेज जी जरा बताइए, आप बात समझिए, ईरान के साथ रूस है, भारत और रूस का क्या रिलेशन है ये आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अमेरिका नहीं गए, रशिया गए, उसके बाद यूएस गए। आप और रशीदी जी इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? आप समझिए, ईरान चाबार पोर्ट पर भारत की मदद कर रहा है, इजराइल भारत को वेपनरी टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है, भारत को दोनों चाहिए, भारत स्मार्ट खेल रहा है। मैंने आपको दिखाया, आप लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिजवी जी कहते हैं दोस्ती तोड़ दो जंग रुक जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है साहब। देखिए, मैं कह रहा हूं जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इनको तो कोई नहीं कहता कि तुम, और ये सारे मुस्लिम देश हैं, ये सारे मुस्लिम देश हैं। अंग्रेज जी का टाइम है, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सारे मुस्लिम देश। बिल्कुल, आज हमारी गांधी जी की जयंती है, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है,
और दूसरा आपने ये जो कंट्रियों के नाम बताए, जो गल्फ़ कंट्रियों के, जहाँ पर जो है अमेरिका के सैनिक हैं, मैं कहता हूँ वहाँ के लोगों को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो जिन पे जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीन में, और वो अमेरिका ने क्या जुल्म नहीं किया मुसलमानों के खिलाफ, तो अगर उनके बेस वहाँ पर बने हुए हैं तो उन्हें तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये है कि जो हथियार हमारे देश से जो इजराइल जा रहे हैं और यहाँ से सैनिकों को वहाँ पर भेजा गया, उनकी जान को आपको क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल यहाँ से भेजे गए इजराइल में, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग भेजे गए वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसी वार में। बिल्कुल, आपको पता नहीं है क्या? वॉर में काम करने के लिए? वॉर में काम करने के लिए नहीं, वहां पर काम करने के लिए। काम करने तो हर एक देश में जाते हैं, ईरान में भी है भारत के। बिल्कुल है ना, मगर वो किस कार्य से गए हैं और ये किस कार्य काम से गए हैं साहब? मैं बता तो रहा हूं सर, जब ऐसा क्या बात हुई? देशों में जब लड़ाई चल रही हो तो आप किस तरीके का एक माहौल बनाना चाह रहे हैं? आप क्यों हमारे लोगों को वहां भेज रहे हैं? हमारी सरकार क्यों भेज रही है? बोल रहे हैं? अरे हमारी सरकार भेज रही है, यहाँ से लोग गए हैं। अरे किसी को जबरदस्ती भेज दिया क्या? बिल्कुल। अरे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ईरान कोई गया तो कोई जबरदस्ती भेज दिया क्या? जब आपको लड़ाई हिजबुल्लाह में भर्ती करने को भेज दिया क्या? वहाँ पर एक वॉर चल रही है तो आप क्यों भेज रहे हैं? अरे अभी थोड़ी भेज रहे हैं। अरे सर अभी भेजे हैं फिलहाल में ही, पीछे 1 महीने पहले। अरे जबरदस्ती नहीं भेजा किसी को। जबरदस्ती नहीं भेजा, भेजे तो है ना। अरे भैया एडवाइजरी जारी करती है सरकार कि यहाँ जाना है, ध्यान से जाना, ये चीजें चल रही हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। अच्छा सुनिए, जनता किसी को डेलिबरेटली रोक नहीं सकती, जबरदस्ती रोक नहीं सकती। आप तो यार अजय भी चीज ला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलग ही चीज लेके आता हूँ क्योंकि जनता को भी पता लगना चाहिए। ये कोई वैरायटी का सामान थोड़ी है कि अलग मैं क्या कह रहा हूँ ऐश्वर्या जी, प्रैक्टिकल बात करो। देखिए सुनिए, सीरियस इशू चल रहा है, हंसा रहे मुझे। बिल्कुल, फिलिस्तीन के साथ हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। हाँ, आपके नेता ने तो जय फिलिस्तीन बोला। बैरिस्टर साहब ने जय फिलिस्तीन लोकसभा में भी बोला, बहुत बड़ा काम किया। बोल रहा हूँ जय फिलिस्तीन। तो जो फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था, तब कोई भी, जितने भी ये जो आज हमारे फेवर कर रहे हैं यहाँ पर जो है इजराइल का, तो तब ये कहाँ देखिए जंग का फेवर कोई नहीं, दही जब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जंग का फेवर किसी को नहीं करना। किया जा रहा था इस फिलिस्तीनियों का, बच्चों को मारा जा रहा था, हॉस्पिटल तबाह बर्बाद कर दिए गए, पूरा बर्बाद कर दिया गया। रशीदी जी पर तो इनकी खामोशी थी, इनके नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, मगर जो आज अगर दूंगा आपको, अगर ईरान ने अटैक कर दिया तो आज जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो कहते हैं लोग कि हम तो भाई सबको साथ और सबकी बात करते हैं, तो वो जब फिलिस्तीन का क्यों स्टैंड नहीं ले रहे थे? जब फिलिस्तीन पर लगातार जुल्म हो रहे थे, लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही थी, बमों से उड़ा दिया जा रहा था, उनके परिवारों को उजाड़ दिया गया, कितने पूरे फिलिस्तीन को आपने जो है तबाह और बर्बाद कर दिया। तो अगर ये बात अगर फिलिस्तीन ने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया था फिलिस्तीन ने। रशीदी जी, तो आप मेरी बात समझिए, भारत स्मार्ट हो गया है, भारत स्मार्ट कर रहा है। रशीदी जी बात समझिए, हम ईरान के साथ भी ओके हैं, हम इजराइल के साथ भी ओके हैं, यह भारत की फॉरेन पॉलिसी है। रशीदी जी अगर इस्लामिक स्कॉलर हैं तो वो जिसके स्कॉलर हैं उसका ज्ञान देना, फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर रिजवी जी को किसी चीज के बारे में ज्ञान है तो वो उसके बारे में बोले। सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं कि आप इजराइल से दोस्ती तोड़ दो, कल जंग रुक जाएगी? मैंने इससे बेहुदा बात नहीं सुनी। नहीं, ऐसे जंग रुकेगा नहीं, रुक जाएगी। अरे नहीं रुकेगी, रुकी है। अरे चल रहा है अभी भी, आज वैक्यूम बम फोड़ा है रूस ने, यही तो आज रूस ने वैक्यूम बम फोड़ा है। मोदी जी कहते हैं हमने यूक्रेन की जंग रुकवा दी, और जो है विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। ईरान ने कहा था, ईरान ने कहा था, सुनिए इंटरेस्टिंग है। हाँ, ईरान ने कहा, मैं हिंदुस्तान में और मोदी जी की ताकत के बारे में, ईरान ने कहा था हिंदुस्तान से और वजीर आज़म देखिए दर्शकों से भारत जो है, ओके, ओनली मी 60-40 आउट, एवरीवन आउट। आप कह रहे हैं, देखिए ओनली मी 60-40 आउट एवरीवन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं अभी टाइम नहीं, प्लीज। अच्छा लाइए भाई, इनको लाइए। ऐसा है, ऐसा शब्द बोल देता है फिर सुन लीजिए, मैं ये बोलिए कि करिए ऐसा गुजारिश है कि ईरान से भी दोस्ती हो, आतंकवाद को कंडेम सब हो। मैं बिल्कुल आतंकवाद को आतंकवादी है उसको मैं कंडेम कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल हमास नहीं है, हिजबुल्लाह। अच्छा हमास नहीं, आजाद वो जो इजराइल के घर में घुस के बच्चों को मारा, औरतों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया, ये रिएक्शन है। और ईरान ने भी नाउ आउट एवरीवन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए आतंकवाद होता है, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत की सरकार को, अब आप गलत बोल रहे हैं, बीच में नहीं, यू आर नॉट ऑन एयर। नो थैंक यू। भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत की सरकार को तय करने दीजिए। हम ईरान के साथ भी ओके हैं, इजराइल के साथ भी, लेकिन दर्शकों लेट्स बी वेरी क्लियर,
रशीदी जी, उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर ये जंग और चली तो ना ईरान के फायदे में होगी और ना इजराइल के, ना भारत के, ना अमेरिका के, ना रूस के। आप समझिए मेरी बात, ये रूस और यूक्रेन नहीं है, ये ईरान और इजराइल है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है, रूस के पास चीन है। भारत के लिए कहीं ना कहीं, कोई बोले ना बोले, मैं बोल देता हूं कैच 22 टाइप सिचुएशन ना हो जाए, इधर कुआं इधर खाई। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। और ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट धर्मगुरुओं को भी समझना पड़ेगा, जो आपको पता है वो बोलिए, फॉरेन पॉलिसी मत डिक्टेट कीजिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, उनको तय करने दीजिए। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, एक बहुत बारीक लकीर है, उस पर चलना है भारत को इस समय। ईरान और इजराइल दोनों जरूरी है, हमें बैलेंस बना के चलना है। और आतंकवाद, हमास, हिजबुल्लाह हो या अगर इजराइल ने गलत किया है तो जो गलत है वो गलत है, आतंकवाद आतंकवाद है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि इजराइल के घर में घुस के उनके बच्चे जो सिर्फ नाच गाना सुन रहे थे, उनके साथ क्या हुआ था, एंड उसके बाद ये शुरू हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट जरूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। long lasting, spacious,